गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान कक्षा 9वीं का। इसमें देखते हैं हम लोग अध्याय 7 पढ़ेंगे। अध्याय 7 जो है बहुकोशिकीय संरचना ऊतक है। ठीक, इसको टिश्यूज भी बोलते हैं। इसके बारे में देखेंगे। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही है कि कोशिका क्या होता है और बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनती हैं। इन सब का अध्ययन किए। कोशिका के अंगक का अध्ययन किए, विस्तृत ज्ञान लिया आपने। इसके बाद देखते हैं हम यह समझते हैं कि क्या होता है जब बहुत कोशिकाओं का समूह मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। रॉबर्ट हुक ने कार्क की जब पतली परत को महीन परत को जब देखा सूक्ष्मदर्शी से तो उसको क्या पता चला, वास्तव में वो क्या थी, कोशिकाओं के ही समूह था। ठीक है, इसी चीज को बताया है। और हुक ने इसे अवलोकन कोशिका को इसका अवलोकन करके इसको क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, पौधे एवं जंतु में विभिन्न भागों जैसे पत्ती की सतह, गाल की आंतरिक सतह, मछली, चूजे की मांसपेशियां आदि को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह पता चलता है कि वो कोशिका का ही समूह होता है। ठीक है, कोशिका का समूह वहां पर दिखाई देता है। उसके आगे देखते हैं एक क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप में हमें क्या चाहिए देखना, जैसे कि कोई पतली तने वाला पौधा चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखना एक कांच का गिलास चाहिए, लाल स्याही चाहिए, कटर या ब्लेड चाहिए और हेड लेंस चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखना चुने गए पौधे की 2 शाखाएं ले। एक शाखा का वह सिरा जो तने से जुड़ा था उसे ब्लेड या कटर की सहायता से समतल कर लें। इस हिस्से को क्या करें, हैंड लेंस से अवलोकन करें। आपने जो कुछ भी देखा उसका चित्र बना लें बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब कांच की गिलास में 3/4 पानी से भर लें कांच की गिलास और उसमें स्याही डाल दें। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी शाखा को खड़ी कर लगभग 2 घंटे तक उसी में पानी में गिलास की पानी की स्याही में रख दें। 2 घंटे बाद इस शाखा के तने को आड़ी व खड़ी काटकर अवलोकन करें। इसमें आप क्या देखेंगे, ये चीज को बताया है। तो जब आप आड़ी काटोगे और ये खड़ी काटोगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इसी चीज का अवलोकन करेंगे और इस क्रियाकलाप के बारे में जब हम और पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आज ओरल बता देते हैं कि ऊतक होता क्या है। ठीक है, ये क्या पढ़ना है इस बारे में ये देख लेते हैं। उसके बाद देखना कि मूंग की, इसमें सेकंड क्रियाकलाप क्या बोल रहा है, मूंग के करीब दाने लेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, भिगा देंगे पानी में और भिगाने के बाद क्या करेंगे, उसको कपड़े में लपेट कर रख देंगे, कपड़े में रख देंगे और उस कपड़े को बीच बीच पर गीला करेंगे। बीच बीच में वो जो मूंग का दाना है वो कभी सूखे मत, इसलिए उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे गीला करते जाएंगे। तो 2-3 दिन बाद जब देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उसमें मूंग में क्या होगा, जड़ ये निकलेगा, अंकुरित निकलेगा, मूलांकुर निकलेगा। ठीक है, अंकुर हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा वो। फिर अंकुरित होने के बाद क्या करेंगे, उसको काट के फिर अलग अलग रख लेंगे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ 4-5 दानों को अलग रखेंगे, फिर 4-5 दानों को अलग रखेंगे। उसका ना मूल हिस्सा को काट के फिर उसके बाकी हिस्सा को फिर रखेंगे अलग अलग कटोरी में। उसके बाद जब ना देखेंगे कि क्या होगा तो और बढ़ने देंगे उसको। उसके बाद जब उसकी माप लेंगे तो क्या अंतर आएगा, इस चीज को देखना है। और उसकी जब माप लोगे तो आप उसकी माप लेने के लिए अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको धागा की सहायता से माप लेंगे और देखेंगे कि क्या अंतर आ रहा है पहले दिन में, फिर क्या अंतर आ रहा है दूसरे दिन में। ये चीज को देखेंगे तो इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद आपको फिर क्रियाकलाप दिया है तो इसको ना देखते हुए हम लोग सीधा क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे हमें ऊतक के बारे में पता कैसे चला। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो 1799 में मारी फ्रेंकोइस जेवियर बिछट ने मनुष्य के शरीर में रोगग्रसित क्षेत्र की आंतरिक संरचना से संबंधित अवलोकन के दौरान आपस में गूंथी हुई संरचनाओं के लिए टिश्यू यानी ऊतक का नाम दिया।
क्या नाम दिया? टिश्यू नाम दिया। किसको नाम दिया? आपस में गुथी हुई संरचना। ठीक, और कब दिया? 1799 में। ठीक है, और क्या चीज का अध्ययन करते हुए दिया? रोग ग्रसित क्षेत्र का आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हुए उसने देखा, अवलोकन किया। ठीक है, और देखा कि अवलोकन के दौरान आपस में गुथी हुई संरचना के लिए टिश्यू यानी ऊतक नाम दिया। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में विस्तृत विवरण भी दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बिछट ने ऊतकों के अध्ययन में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया। ठीक है, उस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया था। उनका अध्ययन मुख्य रूप से जंतु ऊतकों पर आधारित था। उन्होंने पहले तो ऊतकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। वे ऊतक जो रेशे के समान थे उन्हें फाइब्रस कहा। वे ऊतक जो तरल पानी के जैसे थे उन्हें सीरस कहा। कुछ ऊतक चिपचिपे थे, उसे क्या कहा? म्यूकस कहा। ठीक है, इन्होंने 3 भाग में मुख्य रूप से ऊतकों को कहा, और किस प्रकार के ऊतक को क्या कहा इस चीज को आप क्लियर करेंगे, इसको याद रखना जरूरी है। और इनके चित्र में देखना स्वान द्वारा देखे गए विभिन्न प्रकार के ऊतक। इसको छोड़िए, अभी इसकी क्लियर करने के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि उन्होंने इनके और उप समूह बनाए जिनमें 21 अन्य ऊतकों का विवरण मिला या मिलता है। आज के समय में प्रयोग में आने वाले सारे जंतु ऊतकों का नामकरण एवं विवरण बिछट के विवरण से काफी मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखते हैं, ऐसा नहीं कि बिछट ही ऊतकों का अध्ययन करने वाला पहला वैज्ञानिक थे। इनसे लगभग 1 शताब्दी पूर्व वैज्ञानिक ने पौधों व जंतु ऊतकों को देखा और उनका विवरण अलग अलग शताब्दी में उनकी सतह की बनावट, संरचना व कार्यों के आधार पर किया। ठीक, इनमें से एक वैज्ञानिक नेहमिया ग्रीव 1641 से 1712, इसकी जन्म मृत्यु है शायद, ठीक, हाँ जन्म मृत्यु है, थे। इन्होंने क्या किया? मुख्य रूप से 2 निष्कर्ष प्रतिपादित किया। इनमें से पहला निष्कर्ष क्या था? इनके अनुसार प्रत्येक पौधे में 2 प्रकार के जैविक भाग होते हैं। पहली क्या थी? पिथी, जिसे बोलते हैं मज्जा। दूसरी वुडी, काष्ठी। ठीक है, ये दोनों समझना। ये 2 प्रकार के 2 भाग में होते हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं इनके अनुसार। किसके अनुसार? नेहमिया ग्रीव के अनुसार। अब इसके बाद देखते हैं, ग्रीव ही वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली नर्म स्पंजी व द्रव से भरी कोशिका को पैरेनकाइमा, क्या बोला? पैरेनकाइमा कहा। ठीक है, अब देखना, इसने क्या कहा? 2 भाग में रहते हैं ऊतक, इस प्रकार बताया। और क्या बोला? पहला पीथी, दूसरा क्या बताया? वुडी। ग्रीव ही वैज्ञानिक थे पहले जिन्होंने सर्वप्रथम पतली झिल्ली वाली नरमी स्पंजी व द्रव से भरी कोशिकाओं को पैरेनकाइमा कहा। ठीक है, अब देखना, स्लीडेन व स्वान 1838 में इन्होंने कहा, क्या कहा? इन्होंने भी इस दिशा में अध्ययन किया और कहा कि ग्रीव के अध्ययन से मिलते जुलते थे। किसके अध्ययन थे? इनके भी अध्ययन जो थे ग्रीव के अध्ययन से मिलते जुलते थे, इसी चीज को बताया है। अब इसमें देखना, आप लोगों को ऊतकों का समूहीकरण जब हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा कि समय समय में वैज्ञानिकों ने ऊतकों के बारे में अध्ययन किया। ठीक, वैज्ञानिकों की समूहीकरण हुआ। इनमें क्या बोला कि ऊतकों का जो समूहीकरण होता है, ठीक, ये अपने कार्य स्थिति, संगठन व्यवस्था व विभाजन क्षमता आदि गुणों के आधार पर समूहीकरण हुआ है। ठीक है,
अब देखते हैं पादप ऊतकों का समूहीकरण। ये डायग्राम पहले ही समझ लेते हैं। ठीक, पादप ऊतक विभाजन व विभेदन के आधार पर प्रविभाजी ऊतक इनकी कोशिकाओं में पहला पादप ऊतक में विभाजन व विभेदन के आधार पर है, तो इसमें देखना पहला आ जाता है प्रविभाजी ऊतक। इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है। उदाहरण तने व जड़ के सिरों पर पाए जाने वाले ऊतक। दूसरा स्थायी ऊतक, इनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं या बहुत कम होती है। अब देखना इनकी तो होती है, इनको और बांटा गया है संगठन के आधार पर। तो पहला सरल ऊतक, इन ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। और जटिल ऊतक, इनमें जैसे संवहन ऊतक, इन ऊतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब देखना फिर सरल ऊतकों को और भागों में बांटा गया है। तो देखना स्थिति व कार्य के आधार पर कैसे बांटा गया है। त्वचीय ऊतक और भरण ऊतक। तो देखना पौधों के विभिन्न अंगों का बाह्य आवरण व सुरक्षा का कार्य। ठीक है, त्वचीय ऊतक और भरण ऊतक क्या कह रहा है, पौधों में विभिन्न भागों का निर्माण व अन्य ऊतकों का व्यवस्थित करने में मदद करने का कार्य। अन्य ऊतकों को व्यवस्थित करने में मदद करने का कार्य। मृदुक क्या बोल रहा है, भरण ऊतक जो है पौधे के विभिन्न भागों का निर्माण व अन्य ऊतकों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। ठीक है, और मृदुतक पैरेन्काइमा। ठीक है, इसके उदाहरण है शायद मृदुतक और पैरेन्काइमा। स्थूल कोणोतक कालेन्काइमा। ठीक है, दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। ये चीज को याद रखना। ठीक है, देखना आप लोगों को पादप ऊतक के बारे में बताया है। तो इसमें आप लोग पादप ऊतक के कितने प्रभाजी ऊतक, फिर स्थायी ऊतक, फिर प्रभाजी ऊतक को वहीं तक सीमित रखते हुए स्थायी ऊतक को बांटा गया है। फिर स्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। फिर सरल ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, त्वचीय ऊतक और भरण ऊतक। इसमें फिर देखना इसके उदाहरण दिए गए हैं। उसके बाद देखना जटिल ऊतक के बारे में आ जाते हैं। तो जटिल ऊतक के बारे में पढ़ेंगे संवहन। इसमें भी दो भाग में बांटा गया है, जाइलम और क्या है, फ्लोएम। पानी व खनिज लवणों का संवहन और भोजन का संवहन। ठीक है, अलग अलग आधार हो गया। अब इसमें देख लेते हैं पैरेन्काइमा ये दिया है, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा इस प्रकार से दिया है, जाइमल, फ्लोएम ये सब दिया है। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। इस प्रकार से इनका चित्र होता है, इनको देख लेंगे। अब जंतु ऊतकों का समूहीकरण देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को ओरल आज हो जाएगा, कल हम लोग इसको वीडियो के रूप में पढ़ाएंगे। जंतु ऊतक, इसको शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की सुरक्षा करने के लिए त्वचीय ऊतक होता है। ठीक है, शरीर का निर्माण कार्यों के आधार पर बांटा गया है ना इसको। तो शरीर का निर्माण कर विभिन्न अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने व सहारा देने का कार्य संयोजी ऊतक का रहता है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों को गति देने का कार्य पेशी ऊतक का रहता है। शरीर के विभिन्न अंगों में संवेदनाओं व उद्दीपनों का संवहन करने का कार्य किसका रहता है, तंत्रिका ऊतक का रहता है। मतलब तुरंत उसको बताता है, शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है उसको संवेदना देता है, उसको चेतक करता है। ठीक है, चेतक ऊतक भी कहते हैं उसको बाद में पढ़ेंगे। अब देखना त्वचीय ऊतक, त्वचा, मुंह,
की आंतरिक सतह रक्त वाहिनियां के किनारों, फेफड़ों व वायु कुपिकाओं व वृक्क के नलिकाओं में पाए जाने वाला ऊतक, ये क्या त्वचीय ऊतक कहलाता है। संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो संयोजी ऊतक क्या होता है? अंतराली ऊतक। पहला संयोजी ऊतक में क्या है? अंतराली ऊतक, वसीय ऊतक, तरल ऊतक, है ना, और क्या है? कंकालीय ऊतक। तो देखना, आंतरिक अंगों को सहारा देने वाला का कार्य अंतराली ऊतक करता है। ठीक है। अंतरंगों, पेशियों, त्वचा के मध्य, रक्त वाहिनियों व तंत्रिकाओं, कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। ठीक है। ये अब देखना, वसीय ऊतक शरीर के ताप को नियंत्रण करता है तथा अंगों की दबाव व झटकों से रक्षा करता है। त्वचा के नीचे पाया जाता है। तरल ऊतक शरीर के तापक्रम पर नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन शरीर के रोगों से सुरक्षा करता है। रक्त लसिका। ठीक है, ये चीज याद रखना इसके अंदर। अब देखना, कंकालीय ऊतक शरीर का ढांचा बनाना, सुरक्षा तथा गति में सहायता करना। अस्थिर उपास्थि। ठीक है, ये दो भाग में अलग अलग हो गए। ये रक्त और लसिका, अस्थि उपास्थि हो गए। ये क्या है? कंकाली ऊतक को बांटा गया है, तरल ऊतक को बांटा गया है, वसीय ऊतक इधर है और अंतराली ऊतक इधर है। ठीक है। अब देखना, ये वाला भी कंप्लीट हो गया। पेशी ऊतक को देखते हैं। तो पेशी ऊतक में क्या है, इसका पूरा एक बार देख लो। ठीक है। अब देखना, पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक को जब बांटा है तो रेखित पेशी, आरेखित पेशी, हृदय पेशी। तो हाथ, पैर, गर्दन आदि से जुड़ी पेशियों को हमारी इच्छानुसार कार्य करती है। ठीक है, ये रेखित पेशी में आती है। आरेखित पेशी में आहार नली, श्वास नली और रक्त वाहिनियों आदि में पाई जाती है। हमारी इच्छानुसार कार्य नहीं करती। हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है, जीवन पर्यंत कार्य करती है। ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब और आगे बढ़ते हैं तो तंत्रिका ऊतक आता है। शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह। शरीर के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समूह क्या है? तंत्रिका ऊतक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपका जो है समाप्त होता है। इसके बाद जितना पढ़े हैं उसके डिटेल पढ़ेंगे। ये ओरल हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आपको सीधा वीडियो में पढ़ाया जाएगा।